हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का रावत आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एमपीपीएससी प्री 2025 का जो एग्ज़ाम है वो 16 फरवरी को प्रस्तावित है और आप लोग इसकी तैयारी में जुट गए होंगे। जी जान से आप लोग एमपीपीएससी प्री 2025 की तैयारी कर रहे होंगे। आपकी इस तैयारी को और सुदृढ़ बनाने के लिए और एमपीपीएससी प्री 2025 की जो आप परीक्षा दे रहे हैं उसमें आपकी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए रावत आईएएस एकेडमी लेकर के आया है 60 डेज 60 टॉपिक एक प्लान, जिसमें हम जो भी टॉपिक आपको पढ़ाएंगे उसका 100 ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करवाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि जो हमारा प्लान है 60 टॉपिक का, 60 डेज का और 60 टॉपिक और 60 डेज, उसमें जो भी आपको ये 60 टॉपिक पढ़ाए जाएंगे उनके आपको हर टॉपिक के ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि लगभग आपको 100 ऑब्जेक्टिव जो है तो सॉल्व कराए जाएंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, अगर आप 60 के 60 टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव लगाते हैं हमारे साथ और टॉपिक्स पढ़ते हैं तो आपके 60 दिन में लगभग 6000 जो है तो आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे कंप्लीट होंगे। अगर आप 60 दिन में 6000 ऑब्जेक्टिव लगाते हैं और 60 टॉपिक्स पढ़ते हैं तो आप ये मानिए कि आप एमपीपीएससी प्री में सिर्फ इस प्लान से जो है तो आप 75 प्रश्न जो है तो सही कर सकते हैं, या आप जो 100 प्रश्न आपके एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में आएंगे उसमें से आप 75 प्रश्न जो है तो सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम इस प्लान के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये प्लान क्या है, इसके अंतर्गत हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम आगे चलते हैं और देखें कि हमारे इस प्लान में कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए हैं, तो सबसे पहले हमने यूनिट 1 में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल किए हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो यूनिट 1 है वो भारत का इतिहास है। भारत के इतिहास में अगर आप पिछले 5 वर्षों का पेपर देखें 2020 से लेकर के 2024 तक का, तो उसमें एमपीपीएससी प्री में भारत के इतिहास से आपको कई सारे जो है तो प्रश्न देखने को यहाँ पर मिलते हैं। जैसा कि हम सबसे पहले अगर टॉपिक की बात करें, जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है आपका, ये है आपका वेद। क्या है? वेद। सबसे पहला टॉपिक आपका है वेद। वेद से अगर हम 2024 की बात करें, 2024 का जो अभी आपका एमपीपीएससी प्री का एग्जाम हुआ है, इसमें से 2 प्रश्न आए हैं। 2 प्रश्न कौन कौन से? एक प्रश्न है आपका, यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि एक प्रश्न आया था यहाँ पे कि प्राचीन वेद कौन सा है। क्या आया था? प्राचीन वेद कौन सा है? प्राचीन वेद। दूसरा प्रश्न इसी में आया था कि सभा, दूसरा प्रश्न क्या था? सभा और समिति का वर्णन किसमें है? सभा और समिति का वर्णन किसमें है? ये 2 प्रश्न आपके वेद से आए हैं 2024 के एग्जाम में। इसके पहले भी जो हमारे 4 वेद हैं उनसे कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं। तो इसलिए हमने भारत के जो इतिहास का यूनिट 1 है उसमें हम सबसे पहले आपको वेद नामक जो टॉपिक है वो पढ़ाएंगे और इसके आपको 100 ऑब्जेक्टिव जो है वो सॉल्व कराएंगे। यानी कि चारों वेद के जो भी इसके अंदर टॉपिक्स हैं वो पूरा पढ़ाएंगे आपको, और उसके साथ साथ उसके ऑब्जेक्टिव भी आपको सॉल्व कराएंगे। इसी तरीके से अगर हम इसमें दूसरा टॉपिक देखें, उपनिषद, उपनिषद जो है तो 2024 के एग्जाम में इससे प्रश्न नहीं आया, लेकिन आप ये मान करके चलिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 2025 का जो आपका एमपीपीएससी का प्री का एग्जाम होगा उसमें इससे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो हम दूसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे उपनिषद पढ़ेंगे, इसमें भी हम 50 से 100 जो है तो आपके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है तो इन दोनों के ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इनको अच्छे से पढ़ेंगे भी। इसके बाद देखिए दूसरा टॉपिक जो है हमारा षट दर्शन। षट दर्शन से जो है तो प्रश्न 2025 में आ सकता है, इसलिए हम इस टॉपिक को भी यहाँ पर पढ़ेंगे। यानी कि जो हमारा यूनिट 1 का 60 दिन का जो प्रोग्राम है पूरे 60 टॉपिक 60 डेज का, उसमें ये आपका जो है तो यूनिट 1 के अंतर्गत भारत के इतिहास के अंतर्गत ये टॉपिक्स जो है तो आपके पढ़े जाएंगे। षट दर्शन के बाद अगर हम आगे चलें और बात करें मौर्य और गुप्त वंश की, तो आप हर बार यानी कि 2020 से लेकर के 2024 तक का इसका देखिए, प्रश्नों को देखिए तो मौर्य वंश से आपको एक न एक प्रश्न मिलेगा। 2000 जो है तो आपका
24 में यहाँ से प्रश्न आया है कि प्रतिष्ठा क्या कार्य करता है। तो और इसके पहले मौर्य वंश में अशोक जो है वो एमपीपीएससी प्री के हमेशा फेवरेट टॉपिक रहे हैं। आयोग ने हमेशा अशोक से जो है तो प्रश्न यहाँ पर पूछे हैं। इसके बाद गुप्त वंश की बात करें तो इससे भी हर बार जो है तो प्रश्न आता है। अगर आप 2023 में देखें तो इससे प्रश्न आया था कि किस शासक ने, गुप्त वंश के किस शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए थे या चलाए थे। तो इस तरीके से मौर्य और गुप्त वंश जो है एमपीपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं प्राचीन भारत में। तो हम मौर्य वंश और गुप्त वंश को जो है तो यूनिट 1 के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा सामाजिक सुधार आंदोलन। कौन सा टॉपिक है? सामाजिक सुधार आंदोलन। तो हम लोग सामाजिक सुधार आंदोलन को भी पढ़ेंगे और इसके भी क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। यानी कि जितने भी टॉपिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं सबके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 100 से 50 के लगभग जो जैसा टॉपिक्स होगा। कोई बड़ा टॉपिक्स है उसमें ज़्यादा भी 100 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, कोई छोटा टॉपिक है तो उसके 50, 60, 70, 80 ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। यानी कि टॉपिक पे डिपेंड करता है, बड़ा टॉपिक में ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स होंगे और कम टॉपिक्स में कम ऑब्जेक्टिव्स होंगे। तो सामाजिक सुधार आंदोलन बहुत बड़ा टॉपिक है। 2023 में यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आए थे। कितने? 3 से 4 प्रश्न यहाँ पे आपको 2023 के एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में आए थे। और 2024 का जो आपका प्री का एग्जाम था, कब का? 2024 का, उसमें भी आपको इससे 3 प्रश्न आए थे। चाहे तो आप सामाजिक सुधार आंदोलन में देखेंगे तो एक प्रश्न था कि जो आपके केशव चंद्र सेन हैं उनको किसने ब्रह्म समाज का प्रमुख नियुक्त किया था। तो ये प्रश्न कहाँ? सामाजिक सुधार आंदोलन से है। इसके अलावा सामाजिक सुधार आंदोलन से और भी प्रश्न आए हैं। तो इस तरीके से सामाजिक सुधार आंदोलन जो है बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है और हर बार एमपीपीएससी में जो होते हैं यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा सामाजिक सुधार आंदोलन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं जैसे राजा राम मोहन राय हैं या स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, विवेकानंद हैं। इनसे भी आपको एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो हम सामाजिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत जो है तो प्रमुख जो व्यक्तित्व रहे हैं इसमें जो कार्य करने वाले और इसके अंतर्गत जो संस्थाएं बनाई गई हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे। इसके बाद अगर हम आगे चलें और बात करें कि राष्ट्रीय आंदोलन की, किसकी? राष्ट्रीय आंदोलन की। यहाँ पर आप देखिए हमारा जो इसका अंतिम टॉपिक है वो है आपका राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन से आप 2024 का पेपर उठा करके देखिए। यहाँ से एक प्रश्न आया है कि किस आंदोलन के समय जो ब्रिटेन के राजकुमार थे, वेल्स के राजकुमार थे, उनका बहिष्कार किया गया। यहाँ से 2024 में प्रश्न आया है। इसके पहले अगर आप राष्ट्रीय आंदोलन में देखेंगे तो यहाँ से और भी प्रश्न आए हैं। जैसे कि पिछली बार अगर आप देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन की डेट पूछी गई थी। तो यानी क्या है कि यहाँ से हर बार आपको 2 प्रश्न जो है तो मिलते हैं, मिनिमम 2 प्रश्न आपको राष्ट्रीय आंदोलन से मिलते हैं। तो हम लोग इस पूरे यानी कि यूनिट 1 में जो आपका यूनिट 1 है इसके अंतर्गत, किसके? यूनिट 1 के अंतर्गत आपके भारत के इतिहास के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे एक बार हम देख लेते हैं। तो हम लोग इसमें वेद पढ़ेंगे, इसमें हम लोग उपनिषद पढ़ेंगे, इसमें हम लोग षट दर्शन पढ़ेंगे, इसमें हम लोग मौर्य और गुप्त वंश पढ़ेंगे, इसमें हम लोग सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे और राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे। ये जो है तो आपके 5 महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जो कि हम 60 डेज 60 जो टॉपिक्स का प्लान है उसके अंतर्गत इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे। तो ये रहा यूनिट 1 की बात। इसके आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि आखिर यूनिट 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो यूनिट 2 की बात करें तो हमारा यहाँ पे यूनिट 2 अगर आप देखें तो यूनिट 2 में जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश की कला संस्कृति वाला जो टॉपिक था, है ना। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ किया है, बच्चों को बार बार क्या होता है वो कहीं बार यूनिट 4 में मध्य प्रदेश पढ़ते हैं, यूनिट 5 पे मध्य प्रदेश, 6 में, 2 में, यानी कई जगह जो है तो मध्य प्रदेश आपका बटा हुआ है। तो ऐसे में मैंने क्या किया है कि एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में जो सिलेबस है आपका मध्य प्रदेश का, उसमें आपके यूनिट जो है तो आपका यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, तो यूनिट 2, 4, 5, 6 इन सभी से क्या किया है मैंने, मध्य प्रदेश का जो पूरा भूगोल है, इतिहास है, इसका आपका सांस्कृतिक जो परिदृश्य है, स्वतंत्रता आंदोलन वाला भाग है, ये सभी मैंने क्या किया है यहाँ पे निकाल लिया है। कौन कौन से टॉपिक हमको जो है तो 60 डेज 60 जो हमारा टॉपिक का प्लान है उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो देखिए कौन कौन से टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। नदियाँ, आप एमपीपीएससी का देखेंगे तो ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। आप 2020 का पेपर देखिए उसमें नदियों से प्रश्न आए हैं, 21 का देखिए वहाँ से आया है,
22 का अगर आप पेपर देखें उसमें भी नदियों से प्रश्न, 23 में देखें वहां पर भी है, 24 में देखें वहां पर भी है। अगर हम 24 की बात करें तो इससे एक प्रश्न आया था नदियों की परियोजनाओं से। 24 का प्रश्न क्या था कि कौन सी परियोजना जो है आपकी 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, इसमें से एक प्रश्न आया था नदी से आपकी कि कौन सी परियोजना 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ये नदियों पर बनाए गए परियोजना से है। दूसरा प्रश्न इसमें एक आया था कि नर्मदा नदी का जो है तो प्रथम बार जो है तो उल्लेख कब हुआ था। ठीक, तो यानी कि 2 प्रश्न आपको यहाँ पे जो है तो नर्मदा नदी से देखने को मिल रहे हैं या नदियों से देखने को मिल रहे हैं। तो हम लोग एमपीपीएससी प्री के 2025 की जो तैयारी है उसमें यूनिट 2, 4, 5, 6 जिसमें मध्य प्रदेश के टॉपिक्स दिए गए हैं, उसमें जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग नदियों को पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा वन। वन से भी हर बार एक ना एक प्रश्न आ रहा है। अगर हम 2024 का पेपर देखें तो इसमें वन से जो है तो आपका प्रश्न आया है कि जो है तो आपका मध्य प्रदेश में जो है तो वन में कौन से प्रकार के वन नहीं पाए जाते, यानी कि उसमें जो 4 तरह के वन होते हैं हमारे मध्य प्रदेश में, उसमें से किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते। इसके पहले अगर आप देखें तो वनों से प्रश्न आया था कि सागौन मध्य प्रदेश का जो कुल वन क्षेत्र है उस पर कितने प्रतिशत पाया जाता है, और इस तरीके से जो है तो वन से हर बार कोई ना कोई प्रश्न आता है। या 2024 के पेपर में आप देखें तो बांस का राष्ट्रीयकरण पूछा गया है कि कब किया गया था, तो ये भी किससे टॉपिक है संबंधित है आपका, किससे प्रश्न संबंधित है, वन से। तो यानी कि वन से हर बार एक ना एक प्रश्न आ रहा है, तो इसलिए हम नदी को टारगेट करेंगे, वन को टारगेट करेंगे। और जो तीसरा टॉपिक है जिससे हर बार आपके 2 प्रश्न आ रहे हैं, 2 प्रश्न किससे आ रहे हैं आपके, खनिज से। 2 तरह के प्रश्न आते हैं इसमें। एक तो खनिज का जो करंट अफेयर्स का डाटा आता है, यानी कि कोयला के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तांबा उत्पादन में कौन सा है 2022 के अनुसार, 23, 24, 25, यानी कि हर बार डाटा जो है तो मतलब हर साल बदलता है। एक वो करंट अफेयर्स से, और एक स्टैटिक प्रश्न आता है, जैसे कि किस खनिज का उत्पादन सिर्फ मध्य प्रदेश में होता है। अगर आप देखेंगे तो आपके 2023 में हीरे से संबंधित प्रश्न आया था, 2022 में भी यहाँ से प्रश्न आया है, 24 में भी यहाँ से प्रश्न आया है। 24 में प्रश्न यहाँ पे आपका जो है तो कोयले से संबंधित आया है। तो यानी कि हर बार जो है तो खनिज से आपको यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप नदी पढ़ेंगे, हम लोग वन पढ़ेंगे, फिर खनिज। अब उसके बाद जनसंख्या, ये भी एमपीपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। जनसंख्या से 1 से 2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। 2024 की बात करें तो 2024 में एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में जनसंख्या से प्रश्न पूछा था कि निम्न जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक जो है तो शहरी जनसंख्या निवास करती है, तो वो आपका इसका आंसर भोपाल था। तो यानी कि हर बार जनसंख्या से जो है तो कोई ना कोई प्रश्न वो पूछ ही रहा है। 2023 में आप देखेंगे तो उसने पूछा था कि साक्षरता दर के हिसाब से जिलों का क्या है क्रम डिसाइड कीजिए, कौन सा क्रम सही है, ये 23 में प्रश्न आया था। तो हर बार जनसंख्या से प्रश्न आता है, तो जनसंख्या भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद अगला जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक्स है जो कि एमपीपीएससी हर बार पूछता है, वो है आपका कृषि। जिस तरीके से खनिज में 2 तरह के प्रश्न आते हैं, वैसे कृषि में भी 2 तरह के प्रश्न आते हैं। अगर हम 2024 की बात करें तो एक प्रश्न तो इसका करंट का है। किसका, करंट का प्रश्न आया था। करंट के प्रश्न में क्या आया था, करंट के प्रश्न में आया था गेहूं के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान। ठीक, और दूसरा प्रश्न इसका क्या आया था, सोयाबीन का उत्पादन कहां से प्रारंभ हुआ। तो यानी कि 2 प्रश्न जो है तो आपके कृषि से 2024 के एग्जाम में, प्री के एग्जाम में आए थे। तो इसलिए हम जो है तो कृषि को टारगेट करेंगे और कृषि को पढ़ेंगे, हर बार यहां से प्रश्न आ रहा है। ठीक, इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा हमारा, अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश का जो पॉलिटिकल वाला भाग है ना, मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य वाला भाग। उसमें हम राज्यपाल पढ़ेंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, यहाँ से विधानसभा, यहाँ से प्रश्न आते हैं। राज्यपाल से 2024 में यहाँ से प्रश्न आया है, और इसके पहले भी राज्यपाल से प्रश्न आते रहे हैं। तो यानी कि हम इसमें एक टॉपिक शामिल करेंगे पॉलिटिकल में। सबसे पहले पढ़ेंगे राज्यपाल, और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। अगर आप 2024 में देखें तो इससे एक प्रश्न आया है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है ना। तो उच्च न्यायालय से हर बार प्रश्न आ रहा है, तो इसको भी हम शामिल करेंगे। इसके बाद पंचायती राज की बात करें तो यहाँ पर भी हर बार प्रश्न आते हैं। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न जो है तो आपको देखने को मिलता है। अगर आप इस बार 2024 का पेपर देखें, 2024 का पेपर देखें तो उसमें ये पूछा गया था कि पंचायती राज से संबंधित जो प्रश्न था आपका यहाँ पे कि अगर हम 2023 की बात करें तो पंचायती राज में एक प्रश्न आया था कि जो पंचायती यार भूल गया मुझे, कट करेंगे यहाँ से।
तो इसके बाद हम लोग जो है तो पंचायती राज पढ़ेंगे। पंचायती राज से भी हर बार कोई ना कोई प्रश्न जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगर हम 2024 की बात करें तो इसमें प्रश्न आया था कि किस अनुसूची में पंचायती राज के जो कार्य हैं वो डिसाइड किए गए हैं। इसके पहले प्रश्न आ चुका है कि अगर पंचायत में मान लीजिए जो ग्राम पंचायत है उसके सरपंच और उप सरपंच ना हो तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, पंचायत से प्रश्न आ चुका है। तो यानी कि हर बार पंचायत से एक न एक प्रश्न जो है तो यहाँ पे आता है। तो हम लोग पंचायती राज को टारगेट करेंगे और पंचायती राज को पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें अगला जो टॉपिक है ये नया जुड़ा है, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति। ये भी प्रश्न आया है मध्य प्रदेश का, इसमें 2024 में जो है तो उसने पूछा है इससे प्रश्न, और इसको हम इस वाले टॉपिक्स में यानी कि जो यूनिट आपका यहाँ पे ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो शामिल किया गया है 6 यूनिट में, उसमें ये टॉपिक है और वहाँ से हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसके बाद इसमें वहीं से जो है तो एक जिला एक उत्पाद जो है हर बार एक प्रश्न आ रहा है, इसको हम पढ़ेंगे। आप अगर 2024 का पेपर देखें तो अशोकनगर, चंदेरी साड़ी, इन सभी क्या आया था, एक जोड़ी मिलाने के लिए प्रश्न आया था, एक जिला एक उत्पाद। एक साइड प्रमुख जिलों के उत्पाद दिए हुए थे, एक तरफ क्या था, जिला दिया हुआ है। तो इस तरीके से एक जिला एक उत्पाद जो है तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, यहाँ से भी हर बार कोई न कोई प्रश्न आता है। इसमें 2 तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो प्रश्न वो होता है जो कि जनजातियों से संबंधित होता है, यानी कि जनजातीय व्यक्तित्व किसने मध्य प्रदेश को स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया, और दूसरे तरीके के प्रश्न आते हैं जो कि जनजातियों से अतिरिक्त व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया, उनसे प्रश्न आते हैं। इसके बाद 2000 अगर आप 23 का पेपर देखें तो साहित्यकार से यहाँ से 2-3 प्रश्न आए हैं, तो साहित्यकार भी हम पढ़ेंगे। पर्यटन स्थल से भी जो है तो हर बार प्रश्न आते हैं। कई बार पर्यटन स्थल के कुछ नाम पूछ लेता है कि भाई इसका अन्य नाम क्या है, जैसे आप चित्रकूट का देखेंगे, प्रश्न आया था कि चित्रकूट का अन्य नाम क्या है। इस तरीके से प्रश्न जो है तो हर बार आते हैं। किसी मंदिर के बारे में आ जाता है। 2024 में आप देखेंगे तो पर्यटन से मोहन खेड़ा करके कहाँ स्थित है, ये प्रश्न आया हुआ था। तो यानी कि पर्यटन से हर बार आप पेपर देखें आ रहा है, तो हम पर्यटन को भी टारगेट करेंगे। इसके बाद प्रमुख राजवंश को पढ़ेंगे। राजवंश से भी हर बार एक प्रश्न आता है, कभी भोपाल से आ जाता है रियासत से, कभी चंदेल वंश से, कभी सिंधिया, कभी होलकर, कहीं ना कहीं से जो है तो आपके प्रमुख राजवंशों से प्रश्न आता है। तो हम लोग ये MPPSC प्री का जो 2025 का पेपर होने वाला है और हमारा जो प्लान है 60 टॉपिक 60 डेज का, उसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश जहाँ जहाँ आए, यानी कि यूनिट 2 में भी मध्य प्रदेश है, यूनिट 4 में भी मध्य प्रदेश है, 5 में भी मध्य प्रदेश है, 6 में भी, यानी कि 5 में जो भारत और मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था और 6 में भारत और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था है। तो इसमें से मैंने मध्य प्रदेश के जो टॉपिक्स हैं वो निकाले हैं जो हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे हम 12 से 13 टॉपिक्स मध्य प्रदेश के लिए हैं जिनको हमें आपको 12 से 13 दिन में जो है तो पढ़ना है। और सबसे पहले जो है तो हम कल से जो हमारा ये इसको 60 डेज 60 टॉपिक का जो प्लान है वो स्टार्ट होगा। उसमें पहला जो टॉपिक होगा हमारा नदियों का होगा। हम यहाँ से जो है तो अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। कल पहला वीडियो जो है तो मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित आएगा। उसके बाद जब हमारा पूरा मध्य प्रदेश कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग यूनिट 1 चलेंगे, यानी कि भारत के इतिहास। फिर यूनिट जो है तो आपका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे पढ़ते जाएंगे। तो ये रहा मध्य प्रदेश में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं आगे। दोस्तों अगर आप लोग जैसा है कि मतलब जैसे यहाँ पे जो हम आपको 60 डेज 60 टॉपिक का जो प्लान बता रहे हैं उसमें हम कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स जो है तो लेकर के आए हैं, लेकिन अगर आप हमारे साथ जुड़ करके समग्र तैयारी करना चाहते हैं, यानी कि MPPSC को पूरे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं और आप किसी भी तरीके का मतलब 0.1% भी अगर आप मतलब कि जो आपकी असफलता का दर है उसको पूरे तरीके से मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक महत्वपूर्ण MPPSC प्री 2025 के लिए क्रैश कोर्स का बैच, जो कि कितने दिन का है, 60 दिन का। 60 दिन का जो है तो आपका यहाँ पे क्या है, क्रैश कोर्स है, जो कि 2 तरह से आप इसमें जुड़ सकते हैं, 2 तरह से आप इसमें पढ़ सकते हैं। एक तो ऑफलाइन, अगर आप लोग ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं हमारे बैच को तो उसकी फीस है 2999 रुपये। कितनी है, 2999 रुपये। लेकिन अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो वो है 999 रुपये। यानी कि आपको सुविधा अनुसार अगर आप ऑफलाइन जुड़ें, आप ऑनलाइन जुड़ें, दोनों तरह के जो है तो यहाँ पे प्राइस बताए गए हैं। इसके बाद इसमें हमने एक चीज़ और रखी है, टेस्ट सीरीज। क्या रखा है आप लोगों के लिए, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज की बात करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप लोग हमारे साथ मिल करके ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, कि कैसी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आपका जो चार्ज है वो 499 रुपये है।
बहुत मिनिमम चार्ज रखा गया है। आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपको 1000 2000 रुपए तक के 2000 3000 रुपए तक के जो है तो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही हैं। तो उस समय में हम आपको 499 रुपए में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं ऑफलाइन। और इसके बाद अगर आप ऑनलाइन हमारे साथ करना चाहते हैं हमारे ऐप पर, तो वो 199 रुपये। अब इससे ज़्यादा कम क्या ले सकते हैं आप? तो यानी कि एमपीपीएससी की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप हमारे साथ जुड़िए। अगर आप ऑफलाइन जुड़ेंगे तो पढ़ने के लिए, अगर आप पढ़ते हैं तो 2999 रुपये लगेंगे। अगर आप ऑनलाइन जुड़ते हैं पढ़ने के लिए तो 999 रुपये लगेंगे। और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं हमारी एमपीपीएससी की, तो ऑफलाइन अगर ज्वाइन करते हैं तो 499 रुपये हैं, और अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो 199 रुपये है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और अपनी सफलता को जो है तो सुनिश्चित कीजिए। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने प्लान पे चलते हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। अब देखिए, हमने जो है तो पहले यूनिट 1 पढ़ा था, फिर उसके बाद यूनिट 2, 4, 5, 6 पढ़ा था, जिसमें मध्य प्रदेश का जो है तो कंटेंट था। अब यूनिट 3 जो है आपका भारत का भूगोल, यहाँ से हर बार पेपर में आपके 7 से 8 प्रश्न या 5 से 6 प्रश्न जो है तो आते हैं, यानी कभी 6 से 7, कभी 7 से 8, इस तरीके से हर बार आगे पीछे थोड़ा बहुत होता रहता है। तो इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो है तो सेलेक्ट किए हैं जो कि आपके पेपर में हर बार आते हैं। जैसा कि हमने मध्य प्रदेश के उसमें देखा था संदर्भ में कि नदियों वाला जो टॉपिक था वो बहुत ही फेवरेट टॉपिक था एमपीपीएससी का। उसी तरीके से भारत के भूगोल में भी आपका जो नदियों वाला टॉपिक है वो सबसे फेवरेट है एमपीपीएससी का। 1 से 2 प्रश्न जो है तो हर बार ये देता है। अगर आप इसका देखेंगे मतलब भूगोल में प्रश्न, तो आप देखिए इस बार जो यहाँ से प्रश्न आया था कि कौन सी नदी जो है तो सबसे बड़ी है ना, 2024 के एग्जाम में। इसके पहले जो है तो नदियों से परियोजनाएं आई हैं, नदियों की जो है तो उद्गम स्थल आए हैं। तो यानी कि हर बार नदियों से जो है तो ये प्रश्न दे रहा है। 2020 में देखिए, 21 में देखिए, 22 में देखिए, हर बार यहाँ से जो है तो आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो हम सबसे पहले जो है तो यूनिट 3 में क्या पढ़ेंगे? नदियाँ पढ़ेंगे। उसके बाद नया टॉपिक जो जुड़ा है अल नीनो और ला नीनो, यहाँ से भी प्रश्न आए हैं आपके 2024 में। तो हम लोग इस बार जो है तो इसको भी इसमें शामिल कर रहे हैं। अल नीनो और ला नीनो, इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इनसे कोई ना कोई प्रश्न आने की संभावना है 2025 के प्री के एग्जाम में। इसके बाद ये तो नया टॉपिक है, तो पहली बार यहाँ से प्रश्न आया है। लेकिन अब आगे जो टॉपिक है ये देखिए आप, वन से जो है तो हर बार यहाँ से प्रश्न आ रहा है एमपीपीएससी में। आप अगर आपको लगे कि मैं यहाँ पे ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिस पे आपको भरोसा नहीं है, तो आप 2020 से लेकर के 2024 तक के जो पेपर हुए हैं उनको देख लीजिए। अगर आपको इनसे प्रश्न नहीं मिलेगा तो आप बताइएगा। तो यानी कि हम ज्योग्राफी में जो हमारा नदियाँ और अल नीनो नालिनो के बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वन से हर बार यहाँ से प्रश्न आते हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? खनिज। क्या पढ़ेंगे? खनिज से 1 से 2 प्रश्न हर बार, एक स्टैटिक और एक करंट अफेयर से संबंधित। खनिज से अगर इस बार आप 2024 में देखें तो इसमें से प्रश्न आया था कि जो है तो सर्वाधिक कोयले का जो है तो भंडारण किन दो राज्यों को मिला करके है। खनिज से प्रश्न आया था। और इस तरीके से जो है तो हर बार खनिज से प्रश्न आता है। कृषि से अगर आप देखें तो कृषि से भी 2 तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो होता है कि स्टैटिक प्रश्न होता है, एक होता है करंट अफेयर्स, यानी कि जो आपके डाटा पर आता है, यानी कि जो हर बार आपके आर्थिक सर्वेक्षण आते हैं या कृषि संबंधित कोई डाटा आता है तो वहाँ से। तो यानी कि खनिज और कृषि ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। 2-2 नंबर यहाँ से जो है या 2-2 प्रश्न जो है तो यहाँ से आ सकते हैं। इसके बाद ये तो मुझे लगता है एमपीपीएससी जब से शुरू हुआ होगा और जब तक होगा तब तक हमेशा इससे प्रश्न आए हैं जनसंख्या से, और 2025 के प्री के एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न आएंगे ही। तो हम लोग यूनिट 3 के अंतर्गत जनसंख्या पढ़ेंगे। इस तरीके से यूनिट 3 में भारत के भूगोल में हम लोग नदियाँ पढ़ेंगे, अल नीनो और ला नीनो पढ़ेंगे, वन पढ़ेंगे, खनिज पढ़ेंगे और कृषि पढ़ेंगे। इसके अलावा जनसंख्या, वितरण एवं घनत्व पढ़ेंगे। इस तरीके से जो है तो हम यूनिट 3 में इन टॉपिक्स को जो है तो पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आइए आगे चलते हैं और यूनिट 4 में देखते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे वही टॉपिक शामिल किए गए हैं जिनसे पिछले 5 वर्षों में प्रश्न आए हैं। ऐसे कोई भी टॉपिक शामिल नहीं किए गए हैं जिनसे अभी तक प्रश्न नहीं आए हैं, क्योंकि हम इसमें 60 ऐसे टॉपिक्स आपको बता रहे हैं जहां अगर आप जिनको पढ़ लेते हैं तो आप लगभग 75 प्रश्न जो है आपके सही कर सकते हैं। अब देखिए यूनिट 5 में भारत की संवैधानिक व्यवस्था, इसमें जो पहला टॉपिक है संविधान सभा। क्या है? संविधान सभा। हर बार यहाँ से प्रश्न आ रहा है। आप इस बार देखेंगे तो संविधान सभा में जो आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके सदस्य के बारे में पूछा गया था। इसके पहले आप देखें तो इससे एक प्रश्न आया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था।
तो इस प्रकार के जो है तो संविधान सभा से हर बार प्रश्न आ रहा है। जब से 2020 में जो सिलेबस चेंज हुआ है उसके बाद से संविधान सभा में हर बार प्रश्न आ रहा है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से भी जो है तो आपका यहाँ पे क्या होता है, प्रश्न आता ही आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, राष्ट्रपति को भी पढ़ेंगे। इस बार अगर आप देखें तो राष्ट्रपति से प्रश्न आया था वो कि इनके ऊपर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। तो इस तरीके से राष्ट्रपति से हर बार प्रश्न आता है, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय से भी प्रश्न आते हैं, तो हम सर्वोच्च न्यायालय को भी पढ़ेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखें, यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। इसके बाद संविधान संशोधन, ये भी 2020 से लेकर के 2024 तक का एमपीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। कैसा है, फेवरेट टॉपिक है आपका। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न वो दे रहा है। 2024 का पेपर देखें, उसमें जीएसटी से संबंधित जो संशोधन हुआ था वहां से इसमें प्रश्न आया हुआ है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा संविधान में यानी यूनिट 5 में, वो है प्रमुख स्रोत। 2024 में यहाँ पे आयरलैंड से संबंधित जो हमारे यहाँ स्रोत लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, तो उससे प्रश्न आया था। इसके पहले भी स्रोत से जो है तो प्रश्न आपके आ चुके हैं। तो यानी कि हम इन 5 टॉपिक्स को जो है तो विशेष रूप से पढ़ेंगे और इसकी क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे। तो यानी कि आप यहाँ पे अगर इसको इन 5 टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं और लगभग जो है तो 400 से 500 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि आप इसमें 5 प्रश्न से 6 प्रश्न जो है तो आएंगे आपके। जो आपके राज्य व्यवस्था का वेटेज है 8 प्रश्नों का, 7 से 8 प्रश्नों का या 9 प्रश्नों का, उसमें से 5 से 6 प्रश्न इन्हीं टॉपिक से आते हैं। तो हम लोग यूनिट 5 के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं और यूनिट 6 देखते हैं। यूनिट 6 में क्या है, यूनिट 6 में भारतीय अर्थव्यवस्था। यूनिट 6 में जो वैसे अगर आप देखें तो मध्य प्रदेश और भारत की अर्थव्यवस्था थी, तो मैंने इसमें से मध्य प्रदेश के टॉपिक पहले ही निकाल के आपको बता दिए हैं। तो अब यूनिट 6 में जो है तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग अपने जो प्लान है हमारा 60 टॉपिक 60 डेज का, उसमें कौन कौन से पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं वित्तीय संस्थाएं, जिसमें वित्तीय संस्थाओं में क्या है आपका, रिजर्व बैंक। ठीक, रिजर्व बैंक से संबंधित डाटा जो भी है हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप 2023 का पेपर उठा करके देखिए, आपको वित्तीय संस्थाओं में जो बैंकिंग वाला सेक्टर है उसमें से 2 प्रश्न आए थे। एक आया था सिडबी का और एक नाबार्ड का स्थापना पूछा था, और इसके अलावा बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी पूछा था। यानी कि 3 प्रश्न जो है 2023 में इस टॉपिक से आए थे। 2024 में भी इस टॉपिक से प्रश्न आए हैं। आप देखिए इसमें इस बार एसएलआर के बारे में पूछा गया है 2024 के प्री में। यानी कि ये बहुत फेवरेट टॉपिक है बैंकिंग सिस्टम जो है पूरा एमपीपीएससी का। तो हम लोग इसमें रिजर्व बैंक पढ़ेंगे, हम लोग इसमें वाणिज्यिक बैंक पढ़ेंगे, हम लोग इसमें सेबी पढ़ेंगे, हम लोग इसमें एनबीएफसी यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं पढ़ेंगे, और इसके अलावा सार्क एवं आसियान जो ग्रुप्स दिए गए हैं उसको भी पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पे G20 को मैंने इसलिए नहीं शामिल किया है क्योंकि 2024 में G20 से यहाँ पे प्रश्न आ चुका है, तो 2025 में G20 से प्रश्न आने की संभावना कम है। सार्क और आसियान जो हमारा ग्रुप है वहां से प्रश्न कोई ना कोई एक बन सकता है, और वित्तीय संस्थाओं से भी एक प्रश्न बन सकता है। इस तरीके से यूनिट 6 में हम लोग जो है तो इन टॉपिक्स को कवर करेंगे और इनके ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे। तो यहाँ से आप जो है तो जो 6 से 7 प्रश्न यहाँ से आते हैं उसमें से 4 प्रश्न आपको इन्हीं टॉपिक से मिल जाएंगे, 4 से 5 प्रश्न यहाँ से मिलेंगे आपको। इसके बाद आइए आगे चलते हैं और यूनिट हम जो है तो 7 देखते हैं। यूनिट 7 बहुत ही महत्वपूर्ण है, 10 प्रश्न यहाँ से आते हैं हर बार। यूनिट 7 की अगर हम बात करें तो यूनिट 7 में विज्ञान आपका क्या है, इसमें विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, ये टॉपिक है आपके, है ना। तो देखिए हर बार जहां से इसमें से भी प्रश्न आता है, कहां से, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, वैज्ञानिक संस्थान और उनकी उपलब्धियों से संबंधित प्रश्न आपको हर बार पूछा जाएगा, है ना। हर बार आप देखिए, पेपर उठा करके देख लिए, मेरी बातों पे भरोसा नहीं हो तो आप पेपर उठा करके देखिएगा, यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो इसलिए हम भारत के जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक संस्थान हैं उनकी और उनकी उपलब्धियों के बारे में जो है तो हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम जो है तो अनुवांशिक रोग के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप 2021 का देखें तो इसमें डाउन सिंड्रोम करके एक प्रश्न आया हुआ है, तो अनुवांशिक रोग से हर बार प्रश्न आता है। 2024 में सिकल सेल एनीमिया से प्रश्न नहीं आया, जबकि ये अंदाजा लगाया था मैंने कि यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आ सकता है, लेकिन नहीं आया। तो 2025 का जो एमपीपीएससी प्री का एग्जाम होगा, क्योंकि देखिए अनुवांशिक रोग से 2024 में प्रश्न आया, तो अगली बार सिकल सेल एनीमिया से प्रश्न आ सकता है, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया जो है ये प्रधानमंत्री मोदी ने शहडोल में इसका जो है तो इसको जड़ से समाप्त करने के लिए एक मिशन शुरू किया था।
इसलिए ये प्रश्न जो है तो बहुत वाजिब है और यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं इस टॉपिक से। तो इन टॉपिक्स को, आनुवांशिक रोग को, सिकल सेल एनीमिया को हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद सतत विकास की जो है तो अवधारणा, क्या पढ़ेंगे? सतत विकास की अवधारणा पढ़ेंगे। ये नया टॉपिक जुड़ा हुआ है ना, 2024 में से प्रश्न आ भी चुका है, जहाँ पे आपको राज्यों की जो है तो रैंकिंग के बारे में पूछा गया था, अचीवर्स, और उस श्रेणी में कौन से किसको मतलब सही क्रम पूछा था उसने। और इसके बाद एसडीजी भी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो ये इस तरीके से सतत विकास और एसडीजी पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद स्वास्थ्य नीति, 2024 में एक प्रश्न आया है कि निम्नलिखित स्वास्थ्य नीति में क्या शामिल नहीं है, तो हम लोग स्वास्थ्य नीति पढ़ेंगे और 2025 में यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपको मिल सकता है। इसके बाद ये भी देखिए आप 2024 से लगातार पारिस्थितिकी तंत्र जो है आपका 2 प्रश्न जो है तो देता आ रहा है। तो पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता वाला जो टॉपिक है वो उसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे। तो इस तरीके से यूनिट 7 में हम लोग इन जो है तो 5 से 6 टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और इनके ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, यानी कि 500 तक ऑब्जेक्टिव जो है तो आपको यूनिट 7 में भी लगवाए जाएंगे। तो इस तरीके से जो है तो आपका यूनिट 7 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और हम लोग बात करते हैं यूनिट 8 की। ठीक, यूनिट 8 की जो बात करें यहाँ पर, तो इसमें है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, यानी कि करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो भी करंट अफेयर्स की बुक उठाते हैं और पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक वो पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप पेपर 5 सालों के देखें या उससे पहले का भी पेपर आप देखें, तो कुछ ही ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से क्या होता है कि प्रश्न आपके एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में बनते हैं। सबसे जो पहला टॉपिक होता है आपकी प्रमुख नियुक्तियां। किससे प्रश्न बनता है? प्रमुख नियुक्तियों से प्रश्न। हर बार आप अगर कोई नियुक्त मतलब किसी बड़े पदाधिकारी से संबंधित, किसी राष्ट्र के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, कोई कहीं का प्रधानमंत्री बना है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, प्रमुख नियुक्तियों से एक न एक प्रश्न आपको मिलता है। इसके बाद अगर किसी प्रसिद्ध व्यक्तित्व का निधन हो जाता है तो उससे भी जो है तो प्रश्न बन सकता है। जैसे मान लीजिए 2024 में कुछ दिन पहले बिहार की लोक गायिका जो थी उनका निधन हुआ, तो उससे जो है तो प्रश्न बन सकता है कि भाई वो किस भाषा से संबंधित थी, है ना, वो किस बोली से जो गीत गाती थी। तो यानी कि क्या है, तो प्रश्न आपको निधन से भी आ सकते हैं, है ना। इसके बाद जो अगला टॉपिक है जहां से प्रश्न आता है पुरस्कार। अगर किसी को बड़ा प्रसिद्ध पुरस्कार मिलता है तो वहां से भी प्रश्न आया। 2024 के एग्जाम में देखिए आप, एक प्रश्न पुरस्कार से आया हुआ है, आप लोग पेपर में देखिएगा। अगर वो आपको मिले प्रश्न तो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट उस प्रश्न को करिएगा। और खेल से भी जो है अर्जुन पुरस्कार से संबंधित एक प्रश्न पुरस्कार से आया है ना। 2 प्रश्न जो है तो आपके पुरस्कार से पूछे गए हैं। इसके बाद जो है तो खेल वाला जो टॉपिक है, वैसे तो एमपीपीएससी का जो है सिलेबस चेंज हुआ जब से, तो खेल को उसमें कहीं पर भी आप 10 के 10 यूनिट में कहीं पर भी नहीं देखेंगे। लेकिन खेल से 2 प्रश्न आपको हर बार किसी न किसी तरीके से मिल रहे हैं। आप देखिए एक बार देखेंगे कि इसमें से एक प्रश्न आया था कि इंग्लैंड और भारत के बीच में सीरीज हुई थी, तो उसमें से मतलब किस उसमें क्रम में उसने जीता था, 4-0 से, 3-0 से, 3-2 से, इस तरीके से जो है तो खेल से प्रश्न आए थे। और एक अवार्ड, यानी कि एक अर्जुन पुरस्कार और एक इंग्लैंड और भारत की सीरीज से प्रश्न आया था। तो यानी कि खेल से वो अप्रत्यक्ष रूप से आपको बताया नहीं है, लेकिन वो करंट अफेयर से 1 से 2 प्रश्न पूछ रहा है। तो हम लोग खेल को भी क्या करेंगे, करंट अफेयर्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद फेवरेट टॉपिक एमपीपीएससी का योजनाएं, एक मध्य प्रदेश की योजना, एक राष्ट्रीय स्तर की योजना। तो यानी कि 2 प्रश्न जो है तो योजनाओं से आते हैं, तो हम लोग योजनाओं को भी पढ़ेंगे। इसके बाद आर्थिक घटनाक्रम। आर्थिक घटनाक्रम कैसा है, जैसे कि मान लीजिए कि आईएमएफ ने हाल फिलहाल में आईएमएफ ने जो है तो अपनी जो मध्य प्रदेश की जो आपका भारत का जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ जो है 7% बताया है। ठीक, तो ये प्रश्न आ सकता है कि इस आईएमएफ के अनुसार जो भारत की जीडीपी ग्रोथ है कितने प्रतिशत बताई गई है, तो है ना। इस तरीके के प्रश्न आर्थिक घटनाक्रम में आते हैं। और मान लीजिए आर्थिक घटनाक्रम में ऐसे भी प्रश्न हो सकते हैं बैंकिंग सेक्टर से कोई प्रश्न, यानी कि जैसे मान लीजिए कि एसएलआर, सीआरआर कोई बढ़ाता है, अगर बैंक रिजर्व बैंक बढ़ाता है, उससे भी आर्थिक घटनाक्रम में जो है तो आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो इस तरीके से जो है तो हम करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, प्रमुख नियुक्तियां, निदान पुरस्कार, खेल योजनाएं, आर्थिक घटनाक्रम, ये हम जो है तो करंट अफेयर्स में यानी कि यूनिट 8 के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आइए हम लोग चलते हैं कहां, यूनिट 9 की ओर। ठीक, यूनिट 9 में जो है तो हमारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है। इससे 10 प्रश्न हर बार पूछता है वो, है ना। तो 10 प्रश्न पूछता है और उसमें से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं जहां से जो है तो वो हर बार और बड़े आसान सवाल पूछता है। तो हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जिनसे हर बार जो है तो आपका प्रश्न आता ही आता है। तो अगर हम बात करें रोबोटिक्स से जो है तो आप कोई ना कोई प्रश्न यहाँ पे जरूर देखेंगे। कई बार तो ऐसा प्रश्न आता है कि इस रोबोट किस संस्था ने बनाया है
है ना, या फिर रोबोट से कोई संक्षिप्त वर्ड, जैसे 2023 का देखेंगे प्यूमा से संबंधित PUMA का फुल फॉर्म बताओ, इस तरीके के प्रश्न आए थे रोबोटिक्स से। तो यानी कि हर बार रोबोटिक्स से कोई न कोई प्रश्न आपको पूछा जा रहा है, तो हम लोग रोबोटिक्स अच्छे से पढ़ेंगे, इसकी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करेंगे। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी हर बार प्रश्न आ रहे हैं। अगर 2024 की बात करें तो इसमें आया था इमिटेशन गेम किससे संबंधित है, तो आर्टिफिशियल से। इसके पहले 2023 में देखें तो इससे 2023 में कौन सा प्रश्न आया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के जनक कौन है ना। तो यानी कि हर बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। इसके बाद हम बात करें कि जो है तो आपका सोशल नेटवर्किंग साइट, क्या सोशल नेटवर्किंग साइट से भी प्रश्न आता है। आप देखेंगे तो इससे इस बार प्रश्न 2 प्रश्न आए हैं यहाँ से, एक तो आपका लिंक्डइन वाला प्रश्न आया है और एक जो है तो आपका एक प्रश्न इसमें से और, तो यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट से हर बार जो है तो 1 से 2 प्रश्न आते हैं। आप देखें लिंक्डइन का, इसके पहले जो है तो ट्विटर से प्रश्न आया था, यानी कि कोई ना कोई प्रश्न आप से यहाँ से पूछा जा रहा है। कुर्टली एक, हाँ इससे एक प्रश्न आया था 2024 में, कुर्टली क्या है ना। तो यानी कि 2 प्रश्न सोशल नेटवर्किंग साइट से आए थे। इसके बाद साइबर सिक्योरिटी से जो कोई ना कोई प्रश्न आता है, जैसे कि 2024 का प्री देखें तो आप इसमें से आप देखेंगे कि आपको एक प्रश्न पूछा गया था, इसमें आपका स्पैम और फिशिंग से संबंधित जो प्रश्न था। 2023 में भी स्पैम और फिशिंग से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पे आया था। तो यानी कि साइबर सिक्योरिटी से भी आपको प्रश्न आते हैं। तो यानी कि अगर हम इन पूरे टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे जो है तो 10 में से जो है तो 5 प्रश्न जो है तो हम यहाँ पे सही कर सकते हैं, 5 से 6 प्रश्न जो है तो हम यहाँ पे सही कर सकते हैं। तो यानी कि इन सबको पढ़ के इनके ऑब्जेक्टिव लगा के हम 5 से 6 प्रश्न जो है तो आसानी से सही कर सकते हैं। इसके बाद आइए हम लोग चलते हैं आखिरी और 10वीं यूनिट की ओर। ठीक, आखिरी और 10वीं यूनिट हमारी कौन सी है, जनजातियों से संबंधित, जो कि इस बार के पेपर में मतलब कि इस बार के सिलेबस में जोड़ी गई है और 2024 में इससे कई सारे बहुत टफ प्रश्न भी आए थे। तो देखिए यहाँ पे हम कौन कौन सी टॉपिक पढ़ने वाले हैं जनजातियों में। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश की स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान। क्या मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में क्या पढ़ेंगे, योगदान। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान क्या क्या है। जैसे कि आप देखें तो इसमें से बादल भोई से संबंधित प्रश्न आ चुका है 2024 में, है ना। इसके अलावा कई सारे प्रश्न जो है तो जनजातियों से स्वतंत्रता आंदोलन संबंधित पूछा जाता है। रघुनाथ मंडलोई से संबंधित प्रश्न इसमें आ चुका है ना। तो जनजातियों स्वतंत्रता आंदोलन से प्रश्न कोई न कोई आता है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद अगला जो इसमें हमारा टॉपिक है, अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व। क्या है, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व, जैसे बिरसा मुंडा है, टांटिया भील है, इस तरीके के जो है तो प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, है ना। तो हम जो है तो जनजातियों को भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके बाद और हम क्या पढ़ने वाले हैं, जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय एवं प्रकाशन। देखिए अगर आप 2024 का पेपर देखेंगे तो इसमें वान्या प्रकाशन से संबंधित प्रश्न आया है कि वान्या प्रकाशन की जो है तो स्थापना कब की गई थी। तो यानी कि कोई ना कोई प्रश्न आपको जरूर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हम इसमें से संग्रहालय और प्रकाशन संबंधित जो है तो प्रश्न यहाँ पे देखने वाले हैं, है ना। इसको पढ़ेंगे। और जनजातियों से प्रमुख योजनाएं, अब देखिए 2024 में जो है तो यहाँ से योजनाओं से संबंधित प्रश्न आया था और उसके पहले भी जनजातियों से संबंधित प्रश्न जो है तो यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम लोग जनजातियों से संबंधित योजनाएं भी पढ़ेंगे। तो 10वीं यूनिट के अंतर्गत हम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश की जनजातियों के योगदान पढ़ेंगे। दूसरा, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजाति व्यक्तित्व पढ़ेंगे, जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान पढ़ेंगे, संग्रहालय पढ़ेंगे एवं प्रकाशन पढ़ने वाले हैं। इसके बाद प्रमुख योजनाएं भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम जो हमारा आपको प्लान के बारे में हमने चर्चा किया था कि हमारा जो 60 डेज 60 टॉपिक विथ ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस का प्लान है, उसके अंतर्गत जो मैंने अभी आपको बताया यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक के 60 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हमने निकाले हैं जिनसे पिछले 5 वर्षों में कोई ना कोई प्रश्न आया है। तो उन टॉपिक्स को हम इस प्लान के अंतर्गत पढ़ाने वाले हैं और ये प्लान पिछले 5 वर्षों के जो प्रश्न पत्र रहे हैं उनके गहन अवलोकन के बाद ये टॉपिक्स आपके निकाले गए हैं। तो दोस्तों आप लोग इसको देखना मत भूलिएगा। हम रोज आपको YouTube पर जो है तो इससे संबंधित वीडियो जो है तो प्रोवाइड करेंगे। लगातार कल से 60 दिन तक जो है तो एक एक टॉपिक जो है तो हम लेकर के आएंगे। और हम सबसे पहले शुरू कहाँ से करेंगे आपको बता दें, तो हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं आपके जो है तो यूनिट 2-3 जो आपका यूनिट 2-5-6 वाला है, यानी कि मध्य प्रदेश से संबंधित। कहाँ से, मध्य प्रदेश का जो भाग है इसमें, वहां से हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक से।
क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो टॉपिक है, मध्य प्रदेश जो पूरा इसका प्रश्न आता है वो 35 से 40 नंबर का आता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहीं से। तो हम कल जो पढ़ेंगे नदियों को पढ़ेंगे, अगले दिन हम वन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद खनिज पढ़ेंगे, जनसंख्या पढ़ेंगे, कृषि पढ़ेंगे, राज्यपाल पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, पंचायती राज पढ़ेंगे, सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति पढ़ेंगे, एक जिला एक उत्पाद पढ़ेंगे। ऐसे हम क्या है कि पूरे 60 दिन में पूरे जो यूनिट के टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। तो आप लोग पिछले 60 दिनों में अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं पूरे 60 दिन तक, तो आप भरोसा मान करके चलिए कि आप एमपीपीएससी में 70 से 75 प्रश्नों की तैयारी जो है प्री के लिए यहीं से कर लेंगे। 5 से 10 प्रश्नों को आपको जो है तो मेहनत करने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए भी आपको मेहनत ना करनी पड़े, उसके लिए हम लोगों ने जो है तो ये बैच लॉन्च किया है। इस क्रैश कोर्स में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर हम बात करें तो ऑफलाइन अगर आप हमारे साथ आप जुड़ते हैं तो आपको 2999 रुपये में यहाँ पे बैच मिलेगा, और अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ते हैं तो 999 रुपये में मिलेगा। और अगर आप इसके साथ अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं एमपीपीएससी प्री 2025 के लिए, तो अगर आप ऑफलाइन हमारे साथ टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करते हैं तो 499 रुपये में टेस्ट सीरीज है। इसके बाद अगर आप लोग ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो ये 1999 रुपये में है। तो कुल मिलाकर के जो है तो आप हमारे साथ इस किफ़ायती जो बैच है हमारा, इसके साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके के जो है तो और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए आप सभी लोग रावत IAS अकेडमी की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को क्लिक कीजिए। धन्यवाद।